की पंक्ति में बैठी है और इतना मान सम्मान किसी ने मुझे नहीं दिया, बेनीवाल भाई साहब ने दिया है। ये मेरा परिवार है और मैं ये संकल्प लेती हूँ कि मैं आरएलपी टीम को अगर मुझे अपने खून से भी सींचना पड़े तो मैं सींच के इसको मजबूत बनाऊंगी और बेनीवाल भाई साहब को मुख्यमंत्री पद पे बिठाऊंगी। धन्यवाद। अब राजस्थान की परंपरा रही है अतिथि देवो भव। प्रिया जी मेघवाल का स्वागत करेंगी महिला शक्ति की प्रतीक बहन माया जी। आदरणीय एमपी साहब हनुमान जी बेनीवाल का स्वागत करने के लिए जो सम्माननीय बुजुर्ग बैठे हैं मंच पे, उनसे मेरा निवेदन है कि माल्यार्पण करें और साफा पहना के हनुमान जी बेनीवाल का स्वागत और सत्कार करें। कुछ लोग कहते हैं, आपने मीडिया में सुना होगा कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी युवाओं की पार्टी है। ये युवाओं की पार्टी नहीं है। आप इस मंच पे देख सकते हो जो व्यक्ति खड़े हैं वो 60 साल की उम्र से ज्यादा है और अब बुजुर्ग भी हनुमान बेनीवाल के साथ खड़ा हो चुका है। ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो ये कहते थे कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी तो केवल युवाओं की पार्टी है। हनुमान बेनीवाल वो नेता है, जवान किसान 36 कौम को साथ के लेके चलने वाला व्यक्ति है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि महिला अत्याचार की जब बात होती है तो राजस्थान में एकमात्र सांसद है, एकमात्र पार्टी जो हनुमान बेनीवाल, जो व्यक्तियों के लिए, हर व्यक्ति के लिए लड़ता है। जब बेरोजगारों की आवाज कोई बनता है तो वो व्यक्ति हनुमान बेनीवाल है। जब किसान के लिए लड़ता है तो वो व्यक्ति हनुमान बेनीवाल है। अब स्वागत की कड़ी में प्रीति जी का स्वागत करेंगी बहन माया जी। अब नागौर के लोक लाडले सांसद आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल आपको संबोधित करेंगे। एमपी साहब। पलसाना के अंदर 2-3 जोरदार जयकारे लगाएं। जय बोले खाटू श्याम धनी की, जय बोले सालासर दरबार की, जय बोले तयाजी महाराज की, जय बोले राम साहब पीर की। उपस्थित छोटी बहन अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह मेघवाल, जिला अध्यक्ष महेंद्र जी, यहाँ की तमाम टीम मुकेश, दिनेश, नारायण और सारी जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का परिवार है, समस्त रालोपा परिवार, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे छोटे भाई। पलसाना के अंदर कोई, मैं पहली बार नहीं आ रहा हूँ। पार्टी बनाने से पहले जब मैं विश्वविद्यालय के अंदर राजनीति करता था, उस दौर से लेकर आज तक शिखर जूनियरों का ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां कहीं न कहीं मेरा कनेक्शन नहीं। निश्चित रूप से मेरे साथ भी उस जमाने के अंदर हजारों शेखावाटी के किसान के बेटे पढ़ते थे और उनके संघर्ष के बदौलत हनुमान बेनीवाल 1998-97 के लास्ट दौर के अंदर राजस्थान विद्यालय का अध्यक्ष बना। उसके बाद लंबा संघर्ष मैंने राजस्थान के अंदर किया और सीकर की जब हुंकार रैली थी तब मुझे याद है कि आप हजारों लाखों की तादाद के अंदर अपने अपने साधनों से सीकर पहुंचे और देश में संदेश दिया कि हनुमान बेनीवाल के साथ हम इस हुंकार के माध्यम से सत्ता पे कब्जा करेंगे। तब 18 के चुनाव थे, उस रैली का परिणाम ये हुआ कि डरी हुई वसुंधरा सरकार ने
कर्ज माफी के लिए जो देश में हवा चली, नागौर बाढ़ में सीकर के बाद कर्ज माफी आंदोलन को हवा मिली, 50,000 नौकरियां, स्टेट हाईवे टोल मुक्त और 5 वर्ष पावर की बिजली माफ अगर हुई तो आपके संघर्ष के परिणाम राजस्थान की सरकार चुकी। आज हालात क्या है? सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन क्यों आवश्यकता पड़ी? सत्ता से ही व्यवस्था बदल सकता है। और भाइयों आप ये बताएं, कांग्रेस बीजेपी बड़े दल हैं, लगातार लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक दिल्ली में ये बात चलती, लीक की घटनाएं हुई राजस्थान के अंदर, दोनों सरकारों में जिस तरह बजरी माफिया का आतंक रहा, दोनों सरकारों में जिस तरह भर्तियां रद्द हुई, आरपीएससी के चेयरमैन वसुंधरा की सरकार के समय जेल गए और इस बार भी आधा दर्जन लोग जेलों के अंदर है। और भाइयों सबसे बड़ी बात, जहां मैं खड़ा हूं कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि इस जिले के अंदर भी ईडी आएगी। ईडी आ गई। कनेक्शन कहां तक है? सारी बातें आप जानते हैं। पेपर लीक की घटनाओं से लेके जो बजरी का आतंक था, बजरी माफिया कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को जेब में लेके घूम रहा है, और अगर उसके खिलाफ कोई बोले तो जातीय जेल खोलने के लिए तैयार रहता है राजस्थान के अंदर। लेकिन लड़ना होगा, कौन लड़ेगा? अब कोई लोक देवता तो अवतार लेंगे नहीं आपके बीच, हम में से ही किसी को आगे आके लड़ना होगा। आपको पता है लड़ने के लिए बहुत बड़ी ताकत चाहिए। मैं सीकर के नेताओं को आपको बता दूं, पहले कांग्रेस में राज किया, फिर भाजपा में घुस के मंत्री बन के राज किया, फिर कांग्रेस में आए, फिर भाजपा में आए, पाला बदली दल बदली के अलावा कुछ नहीं किया शेखावाटी के अंदर। यही स्थिति मारवाड़ की थी, यही भरतपुर की थी, और यही स्थिति तमाम राजस्थान की। हमारे नेताओं ने तो किसी दूसरे को आगे आने दिया और ने खुद सत्ता के शिखर पे पहुंचे। बेटा, पोता, बेटी, भांजा, बेटे की बहू, इसके अलावा पॉलिटिक्स में किसी को नहीं लाया। लोग मुझे भी कहते हैं कि आपने अपने भाई को विधायक बना दिया, इसलिए बना दिया कि क्योंसर की जनता चाहती थी कि हनुमान जी के घर के अलावा दूसरा कैंडिडेट होगा, हम कांग्रेस को वोट देंगे, जनता का उम्मीदवार बनाया। और मैं अगर आरएलपी क्योंसर में हार जाता तो फिर आप लोग मुझे थोड़ी मानते। ले बचाने के लिए जनता को उम्मीदवार के रूप में लड़ा था, वे आपकी सेवा करा आपके बीच। 3 विधायक, जिसमें बहन इंदिरा बावरी आपके सामने आई मिनट तक, मेरे तीनों विधायक जब कांग्रेस बीजेपी हाथ मिला लेती आपस में, वो लड़ाई लड़ रहे हैं विधानसभा के अंदर। पेपर लीक की घटनाएं, रीट भर्ती को रद्द कराने की बात हो, बढ़ते अपराध, बलात्कार, बेरोजगारी, इसके खिलाफ कोई लड़ रहा है, वो आरएलपी पार्टी लड़ रही है। जब कांग्रेस बीजेपी एक हो जाती है तो आरएलपी आखिरी उम्मीद के रूप में राजस्थान के जवान और किसान की पार्टी। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता कि मेरे पास तो सत्ता तैयारी थी। मैं तो 2003 में वसुंधरा के सल्यूट देता, मंत्री बन जाता, 8, 13, 18 के अंदर पाड़ा बदल के मंत्री बन जाता, 19 में दिल्ली का मंत्री पर ठुकराया। जब देश के अंदर तीनों कृषि बिलों के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, तब हरियाणा, यूपी, दिल्ली, पंजाब के नेताओं ने मेरे से बात की और ये कहा, हनुमान जी आप अगर मोदी को छोड़ दो और NH8 दिल्ली गुजरात का जो जयपुर का कनेक्शन, अगर आप इसको जाम कर दो और मोदी को छोड़ दो तो किसान आंदोलन को बहुत बड़ी ऊर्जा मिलेगी। भाइयों, सत्ता नजदीक थी, कैबिनेट मंत्री के पद को छोड़ के इस किसान कौम के लिए कोई सड़क पाया, वो नागौर का सांसद था, तो उत्तरी भारत के अंदर अकेला किसान कौम की लड़ाई लड़ रहा था। जब अग्निपथ आया, जिस शेखावाटी की धरती पे मैं खड़ा हूँ, सबसे ज्यादा आर्मी के अंदर शहादत थी शेखावाटी के किसान के बेटों ने। 62, 65, 71 काल की लड़ाई या आजाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के अंदर भी शेखावाटी के किसान के बेटे अंग्रेजों के जमाने के अंदर लड़ाई लड़ा करते थे। ये वीर भूमि है, ये सूरवीरों की धरती है। हमें राजनीतिक सूरवीरता दिखानी है। जब सेना को ठेके पे दिया, देश का कोई सांसद नहीं बोला, लोकसभा के अंदर बोला, ऑल पार्टी मीटिंग में 2 लाख जवानों की जोधपुर में रैली करके कहा, मोदी जी आ रहे दिल्ली की तरफ, रोक के दिखाना, दिल्ली में घुसेंगे। और डरी हुई भाजपा ने यह किया कि पहले 25% अग्निवीर एडजस्ट करने की बात थी, अब डरी हुई बीजेपी बोली कि 50% को रख लेंगे और 50% को नहीं रखेंगे। अगर चुनाव से पहले आप एक बार दिल्ली की ओर कूच कर दोगे तो निश्चित रूप से अग्निपथ भी वापस होगा। आपने देखा होगा पंजाब के अंदर एक अग्निवीर शहीद होता है, उसकी बॉडी एम्बुलेंस के अंदर लाई जाती है। ये कितना बड़ा अपमान है हमारा। कौन लड़ेगा आपके लिए? मैं दूसरी जातियों के नेताओं से भी पूछना चाहता हूँ, अरे बयान वीरों, क्या बयान ही दोगे इस बात का कि हम सूरवीर हैं, लड़ाके, ये है वो है?
आओ मेरे साथ लड़ने के लिए। कौन मना कर रहा है? क्या तुम्हारी जातियों में फौज में नहीं है सैनिक? वो भी चिंता करते होंगे कि हमारी जातियों के नेताओं की जंग लग गई क्या? अकेला हनुमान बेनीवाल देश की आर्मी के पक्ष में सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ रहा है। मेरे साथ दूसरे लोगों को आना चाहिए। और मैं अगर जातिवादी हूँ तो मेरे 3 में से 2 विधायक शेड्यूल कास्ट के नहीं होते। बल्लभनगर से लेकर सरदार शहर तक जो उपचुनाव है उसके अंदर आरएलपी ने उपस्थिति दर्ज करा के संदेश दिया कि राजस्थान का अगर तीसरा दल है कांग्रेस बीजेपी अगर जिससे डरती है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, तो तेजी से किसान और जवानों का दिल जीतते हुए इस रथ के पहिए के साथ आगे बढ़ रही है। ज्यों ज्यों रथ का पहिया आगे बढ़ रहा है कांग्रेस बीजेपी की सूची रोक रही है। सूची 17 को आ रही थी, 20 चली गई। बीजेपी में मंथन चल रहा है। कांग्रेस बीजेपी में टिकट मांगने जाते हैं नेता, उनको दोनों पार्टियां पूछती है आप ये बताओ आरएलपी वालों की क्या स्थिति है? कांग्रेस बीजेपी आपस में डरी हुई, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से डरी हुई है। इसलिए आप मुझे ताकत दें, मजबूती दें। मैं विश्वास दिलाता हूं कि सत्ता के शिखर पे किसान कौम का कब्जा होगा। हम शेड्यूल कास्ट के अल्पसंख्यक ओबीसी के भाइयों को साथ लेके नए राजस्थान का निर्माण करेंगे, आपके सपनों के राजस्थान का निर्माण करेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।